हेलो बच्चों, मेरा नाम है आशीष और स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल्स NCERT विद आशीष। तो बच्चों, आज हम लोग कक्षा 7वीं का विज्ञान विषय का अध्याय 4 को हम लोग ख़त्म करेंगे बच्चों। आज हम ऊष्मा के बारे में पढ़ने वाले हैं बच्चों। बेसिकली ऊष्मा जो होती है, हीट होती है बच्चों, गर्मी से, जिसे हम लोग डिनोट करते हैं हिंदी भाषा में अगर कहें तो तापमान से। तो बेसिकली तापमान के बारे में आज हम लोग समझने की कोशिश करेंगे, गर्मी ठंडी चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे और एक ही वन शॉट वीडियो में हम इसे ख़त्म करने की कोशिश करेंगे बच्चों। तो ये अध्याय 4 है कक्षा 7वीं का। अगर आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर सकते हैं ऐसे ही और सारी वीडियोस को देखने के लिए। तो बच्चों, शुरुआत करते हैं पैराग्राफ फर्स्ट से। पैराग्राफ फर्स्ट में आपको बताया जा रहा है बच्चों कि अध्याय 3 में आप पढ़ चुके हैं कि ऊनी वस्त्र जांतों और रेशों से बनाए जाते हैं। आप यह भी जानते हैं कि सूती वस्त्र पादप रेशों से बनाए जाते हैं। बेसिकली बच्चों, आपको पता ही होगा कि सूती कपड़े जो होते हैं वे पादप रेशों से बनाए जाते हैं। पादप रेशों से कहने का मतलब ये होता है बच्चों, बेसिकली पौधों के छाल से निचोड़ करके, निकाल करके और उसे धागे का रूप दिया जाता है बच्चों और ख़ास प्रोसेस के थ्रू इसे कपड़े बनाए जाते हैं, वस्त्रों को बनाए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं बच्चों। हम शीतकाल में ऊनी कपड़े पहनते हैं। शीतकाल में बच्चों समझ सकते हैं आप, सर्दियों के मौसम से। सर्दियों के मौसम में हम लोग ऊनी वस्त्र पहनते हैं, हम सभी जानते हैं, जो हमें गर्म रखते हैं। आप सभी को पता होगा ये गर्म रखते हैं ऊनी कपड़े। जब मौसम गर्म होता है तब हम हल्के सूती वस्त्र पहनना पसंद करते हैं और जब मौसम गर्म होते हैं बच्चों तो हम लोग सूती वस्त्र पहनना पसंद करते हैं। ये हमें ठंडक का अनुभव कराते हैं। तो गर्मियों के दिनों में बच्चों हल्के कपड़े और सूती वस्त्र पहनना हम लोग पसंद करते हैं बच्चों, क्योंकि ये हमें ठंडक का अनुभव कराते हैं, महसूस कराते हैं। आप यह जानने के लिए अवश्य ही उत्सुक होंगे कि किसी विशेष ऋतु के लिए, विशेष ऋतु मीन्स बच्चों विशेष मौसम आप कह सकते हैं, विशेष ऋतु के लिए विशेष प्रकार के वस्त्र ही क्यों उपयुक्त होते हैं। तो आप जानने के लिए बच्चों उत्सुक होंगे, आपको मन में यह क्वेश्चंस आ रहे होंगे कि आखिर विशेष ऋतुओं के लिए, विशेष मौसम के लिए विशेष प्रकार के वस्त्र ही क्यों उपयुक्त होते हैं, मतलब क्यों हमें पहनना चाहिए, ये तो हमें जानना ही होगा। शीतकाल में आप घर के अंदर ठंडक का अनुभव करते हैं, ठंड का अनुभव करते हैं। तो शीतकाल में, जैसे आजकल का टाइम बच्चों शीतकाल का है, सर्दियों का मौसम है, तो आप ठंड का अनुभव करते ही होंगे। यदि आप बाहर धूप में आ जाएं तो गर्मी का अनुभव करते हैं और धूप में आ जाने से गर्मी का अनुभव करते हैं बच्चों। तो ग्रीष्म काल में तो आप घर के अंदर भी गर्मी का अनुभव करते हैं। तो ग्रीष्म काल में बच्चों, गर्मियों के दिनों में आप तो घर के अंदर भी गर्मी का अनुभव करते होंगे, महसूस करते होंगे। हम यह कैसे जान पाते हैं कि कोई वस्तु गर्म है अथवा ठंडी? आपको कैसे पता चलता है बच्चों कि कोई वस्तु जो है गर्म है या फिर ठंडा? हम कैसे पता लगाते हैं कि कोई वस्तु कितनी गर्म है अथवा कितनी ठंडी है? और दूसरी बात ये बच्चों कि हम आखिर कैसे पता लगा पाते हैं कि कोई वस्तु कितना गर्म है, वो कितना गर्म हो सकता है या फिर कितना ठंडा हो सकता है। तो इस अध्याय में इन्हीं सारे प्रश्नों के जवाब जानने की कोशिश करेंगे बच्चों हम लोग, कि आखिर कोई वस्तु कितनी गर्म होती है, कितनी ठंडी होती है। तो विशेषकर हम ऊष्मा के बारे में ज़्यादा अध्ययन करने वाले हैं बच्चों, तापमान के बारे में, गर्मी के बारे में। तो गर्मी तथा ठंडा 4.1 ये टॉपिक फर्स्ट है बच्चों, इन्हें ख़त्म करेंगे हम लोग। बच्चों, हम शब्दों को और वाक्यों को बहुत ही क्लियर कराने की कोशिश कर रहे हैं। आप ध्यान से अगर समझेंगे तो आपको एक एक लाइन आपको समझ में आएंगे। आपने दैनिक जीवन में हम अनेक वस्तुओं के संपर्क में आते हैं। अपने दैनिक जीवन में बच्चों मीन्स हम अपने डेली लाइफ में, प्रत्येक दिनचर्या में, हर दिन की दिनचर्या में हम अनेक वस्तुओं के संपर्क में आते हैं, कांटेक्ट में आते हैं बच्चों। इनमें से कुछ गर्म है, इनमें से कुछ गर्म होते हैं बच्चों और कुछ ठंडी होती है।
चाय गर्म होती है तथा बर्फ ठंडी होती है। ये सारी बातें आपको पता ही होंगी। सारणी 4.1 सूची 4.4.1 में आप देख सकते हैं बच्चों, में सामान्य उपयोगी वस्तुओं की सूची दी गई है। इस सूची में कुछ और नाम जोड़ना है बच्चों आपको। इन वस्तुओं को गर्म या ठंडी के रूप में चिन्हित करना है बच्चों। हम देखते हैं कि कुछ वस्तुएं ठंडी है जबकि कुछ गर्म है। आप यह भी जानते हैं कि कुछ वस्तुएं दूसरी आप यहाँ पे देख सकते हैं 4.1 बच्चों, ये आपको सारणी दिया हुआ है 4.1। आप यहाँ पे आइसक्रीम आइसक्रीम को बताना है बच्चों की ठंडा ठंडा शीतल गुनगुना गर्म। चाय के प्याले में रखी चम्मच, आपको बताना है कि ठंडा होगा कि नहीं बच्चों या फिर गर्म होगा, तो आपको बताने होंगे। ये ठंडा तो होगा नहीं बच्चों, गुनगुना होगा। फलों का रस ठंडा हो सकता है बच्चों, तो आप इसमें टिक कर सकते हैं। तलने के लिए उपयुक्त किसी बर्तन की हथी, तो तलने के लिए जो बर्तन होते हैं, बर्तन की हथी बच्चों बेसिकली जहाँ से हम लोग पकड़ते हैं, तो वो गर्म होता है बच्चों पकाते टाइम। हाँ, वस्तुओं की अपेक्षा अधिक गर्म होती है, तो बेसिकली ये आपका अध्याय का है बच्चों। सॉरी, आपका ये लाइन का दिया हुआ है कि आप यह भी जानते हैं कि कुछ वस्तुएं दूसरी वस्तुओं की अपेक्षा अधिक गर्म होती है। कुछ वस्तुएं ऐसे भी होती है बच्चों जो कुछ एक दूसरे से अधिक गर्म होती है, जबकि कुछ वस्तुएं कुछ सामान ऐसे भी होती हैं जो दूसरों की अपेक्षा अधिक ठंडी होती है बच्चों। हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं कि कोई वस्तु दूसरी वस्तु की अपेक्षा अधिक गर्म है या फिर कम गर्म है? तो प्रायः हम इसका पता वस्तुओं को स्पर्श करके लगाते हैं बच्चों। स्पर्श करके मतलब छू करके लगाते हैं बच्चों। परंतु क्या हमारी स्पर्श इंद्रियां विश्वसनीय है? अब यहाँ पे आपको जानना है बच्चों कि क्या हमारी स्पर्श इंद्रियां पता ही होंगी बच्चों आपको। चमड़ी जो आपके शरीर के जो भी पार्ट होते हैं जहाँ से हम लोग छू करके पता करते हैं, वे स्पर्श इंद्रियां कहलाती हैं। क्रियाकलाप 4.1, ये क्रियाकलाप दिया गया है बच्चों। 3 पात्रों में पानी के ताप का अनुभव करना। 3 अलग अलग पात्र यहाँ पे बर्तन दिए गए हैं बच्चों, आप देख सकते हैं। इनमें आपको अपने स्पर्श इंद्रियों को, हाथों को यहाँ पे डुबा करके दिखाया गया है बच्चों कि 3 पात्रों में पानी का ताप का अनुभव कराया गया है। एक और यहाँ पे लाइन बताया जा रहा है बच्चों कि आपको परामर्श दिया जाता है बहुत अधिक गर्म वस्तुओं को ना छुएं। आपको परामर्श दिया जाता है बच्चों, सलाह दिया जाता है कभी कभी कि बहुत ज़्यादा अधिक गर्म वस्तुओं को ना छुएं। मोमबत्ती की ज्वाला अथवा स्टोव को छूते समय सतर्क रहना चाहिए, ध्यान देना चाहिए बच्चों। 3 पात्र अथवा बर्तन लीजिए। अब आपको एक क्रियाकलाप यही वाला दिखाया गया बच्चों, इनको ध्यान से आप देखिएगा। 3 पात्र बर्तन अलग अलग लेना है बच्चों, ए बी और सी। नामांकित करना है इन पर ए बी सी करके। पात्र ए में ठंडा पानी तथा बी में गर्म पानी लीजिए। कुछ ठंडा और कुछ गर्म पानी मिलाकर सी में डालिए। मतलब एक में बच्चों ठंडा लेना है, एक में गर्म लेना है, और इसमें ठंडा और गर्म दोनों मिलाकर के सी वाले में रखना है बच्चों। अब आगे बढ़ते हैं अगले पैराग्राफ में। वाम हाथ को पात्र ए में दाहिने, दक्षिण हाथ को पात्र बी में डालना है बच्चों। दोनों हाथों को 2-3 मिनट तक पात्र में डुबो करके रहने दीजिए। अब दोनों हाथों को एक साथ सी में डुबोना है बच्चों। क्या दोनों हाथों में एक जैसा अनुभव होता है? सुनिश्चित कीजिए कि पानी इतना गर्म न हो कि आपका हाथ जल जाए। हाँ, एक चीज़ और ध्यान में रखना है बच्चों कि आप ऐसा करने से पहले ध्यान में रखें कि पानी अधिक गर्म ना हो, आपको निश्चित कर लेना है। अब बूझो का क्वेश्चन फिर से वापस आ गया बच्चों, जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कक्षा 1 से बूझो और पहेली आते रहते हैं, हम लोग उससे क्वेश्चन पूछते रहते हैं और प्रश्नों को डिस्कस करते रहते हैं। तो बूझो का ये प्रश्न क्या कहता है बच्चों, वो चीज़ देखेंगे हम लोग। बूझो कहता है कि मेरा बायां हाथ कहता है कि मग सी में पानी गर्म है तथा दाहिना हाथ उसी पानी को ठंडा बताता है, मैं क्या निष्कर्ष निकालूं? तो बेसिकली होता ये कि है बच्चों कि पात्र ए में का पानी जो गर्म था, बी का जो ठंडा था, अब दोनों को यहाँ पे डाला जाता है तो एक में ठंडा एक गर्म पता चलता है बच्चों। तो बूझो यहाँ पे कंफ्यूज हुआ है
ये उलझन में है। बुझो की उलझन यह दर्शाती है कि निश्चय करने के लिए कि कोई वस्तु गर्म है या ठंडी, हम अपनी स्पर्श इंद्रियों पर विश्वास नहीं कर सकते। यह हमें कभी भी धोखा दे सकती है। तो बेसिकली बात ये होती है बच्चों कि ऐसा करने से ना जो हमारी स्पर्श इंद्रियां होती हैं, जो छू करके हम लोग पता लगाते हैं, वो कभी कभी धोखा खा जाती है। इस पर हम लोग पूर्ण रूप से विश्वास नहीं कर सकते कि कोई वस्तु कितना गर्म है और कोई वस्तु कितना ठंडा है। तब हम यह कैसे ज्ञात करें कि कोई वस्तु वास्तव में कितना गर्म है? तब क्वेश्चन आपसे प्रश्न ये बनता है बच्चों कि आखिर वास्तव में हम कैसे पता करें कि कोई वस्तु कितना गर्म है और कितना ठंडा? किसी वस्तु की उष्णता, गर्मी, उष्णता मीन्स गर्मी बच्चों। किसी वस्तु की, किसी सामान की गर्मी की विश्वसनीय माप उसके ताप से की जाती है। तो ताप मापने के लिए उपयोग की जाने वाली जो युक्ति है वो ताप मापी कहलाती है बच्चों, जिसका पूरा नाम होता है थर्मामीटर। आप सभी जानते होंगे या आपने डॉक्टर के पास देखी होगी जरूर। ये वाला थर्मामीटर बच्चों बेसिकली आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये कांच के अंदर एक एक आप देख सकते हैं, कांच के अंदर पारा फिलअप किया हुआ होता है। इसी से ये डिनोट करता है तापमान को। डॉक्टरी थर्मामीटर आप यहाँ पे दिखाया गया है बच्चों। बेसिकली डॉक्टरी थर्मामीटर में एक लंबी, बारीक तथा एक समान व्यास की कांच की नली होती है। होती ये है बच्चों कि समान व्यास की मतलब समान मोटाई वाली एक लंबी सी कांच की यहाँ पे नली होती है बच्चों। इसमें पारा भरा होता है। एक सिरे पर एक बल्ब होता है और बल्ब में पारा भरा होता है। तो बल्ब के बाहर नली में पारे की एक पतली चमकीली धारी देखी जा सकती है बच्चों। इसमें एक पतला सा चमकीला धारी दिखाता है। यदि पारे की यह धारी आपको दिखाई न दे तो थर्मामीटर को थोड़ा सा घुमाना होगा बच्चों। घुमा करके आप उसमें धारी को देखेंगे तो दिखाई देने लगेगा। थर्मामीटर पर आपको तापमान मापने का मापक्रम स्केल भी दिखाई देगा बच्चों। यह मापक्रम सेल्सियस स्केल्स है, जिसे डिग्री सेल्सियस द्वारा दर्शाते हैं बच्चों। इसको डिग्री सेल्सियस पढ़ा जाता है। आप सी के ऊपर आप एक छोटा सा यहाँ बिंदु देख सकते हैं। डिग्री सेल्सियस इसे कहा जाता है। तो बच्चों बेसिकली तापमान को मापने का दो तरीका होता है, डिग्री सेल्सियस में और फ़ारेनहाइट में भी मापा जा सकता है। आप इन्हें याद रखें। बूझो दुविधा में है कि चित्र 4.2 में दर्शाए दो मापक्रमों में से वह कैसे पढ़े। पहली ने उसे बताया कि भारत में हमने सेल्सियस स्केल को अपनाया है और हमें इस स्केल का उपयोग करना चाहिए। दूसरा मापक्रम फ़ारेनहाइट स्केल है। जैसा कि अभी हमने बताया था बच्चों कि दूसरा जो तरीका होता है गर्मी को मापने के लिए, ऊष्मा को मापने के लिए, तापमान को, वो फ़ारेनहाइट भी है और डिग्री सेल्सियस भी है, दोनों है बच्चों, जिसका परिसर 94 टू 108 डिग्री तक है। इसे पहले प्रयोग किया जाता था बच्चों। चलिए 4.2 में देखते हैं। अब 4.1 खत्म हो चुका बच्चों। ताप मापन, आखिर ताप को कैसे हम लोग मापेंगे? क्या आपने कोई ताप मापी देखी है? याद कीजिए कि जब कभी आपको या आपके परिवार को किसी को बुखार चढ़ा था तो टेम्परेचर यानी तापमान को थर्मामीटर तापमापी से मापा गया था। आप देखे होंगे डॉक्टरों के पास अधिकतर रहता है ये बच्चों। जिस तापमापी से हम अपने शरीर का ताप मापते हैं उसे डॉक्टरी थर्मामीटर कहते हैं। किसी थर्मामीटर को अपने हाथ में पकड़ना है तथा इसे ध्यानपूर्वक प्रेक्षण करना है, मीन्स ध्यानपूर्वक देखना है, अवलोकन करना है बच्चों। यदि आपके पास थर्मामीटर नहीं है तो अपने मित्र के साथ सम्मिलित हो जाइए। डॉक्टरी थर्मामीटर चित्र 4.2 में दर्शाए अनुसार दिखाई देता है। आप यहाँ देख सकते हैं बच्चों, इमेज में, चित्र में आप देख सकते हैं, ऐसा ही दिखाई पड़ता है। डॉक्टरी थर्मामीटर में हम 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस तक के ही तापमान को माप सकते हैं। ये याद रखें बच्चों कि डॉक्टरी थर्मामीटर जो होते हैं, जो सेल्सियस पे दिखाए गए होते हैं, वे 35 डिग्री सेल्सियस से लेकर 42 डिग्री सेल्सियस तक मैक्सिमम हम इसमें तापमान को माप सकते हैं। इससे ज़्यादा तापमान को नहीं मापा जा सकता बच्चों।
क्रियाकलाप 4.2 में अब दिया गया है थर्मामीटर से ताप मापना। थर्मामीटर से कैसे ताप को मापेंगे वो चीज़ अब देखेंगे हम लोग बच्चों। आइए यह सीखें कि थर्मामीटर को कैसे पढ़ा जाता है। सबसे पहले इसके किन्हीं दो क्रमागत एक के बाद एक बड़े चिन्हों द्वारा निरूपित ताप के अंतर को नोट करना है। इन्हीं दोनों चिन्हों के बीच भागों की संख्या छोटे चिन्हों द्वारा जो दर्शाए गए हैं को नोट कर लेना है। मान लीजिए कि दो बड़े चिन्हों के बीच की डिग्री का अंतर है तथा इन चिन्हों के बीच 5 भाग है, तब एक छोटे भाग का मान 1/5 डिग्री सेल्सियस अर्थात 0.2 डिग्री सेल्सियस होगा अगर इसे डेसिमल में चेंज करें तो बच्चों। उपयोग करने से पहले थर्मामीटर को अच्छी प्रकार से धो लेना होता है बच्चों। धोने के लिए प्रतिरोधी रोगाणुरोधक एंटीसेप्टिक घोल होता है बच्चों, उससे धो लेना चाहिए, इससे सुरक्षित रहता है। अब इसे अपने हाथ में कस करके पकड़ना है और कुछ झटके देना है बच्चों। झटके देने से पारे का जो तल होता है वो नीचे आ जाता है। सुनिश्चित करना है कि 35 डिग्री सेल्सियस से निश्चित आ गया है। इसे आपको कंफर्म कर लेना है बच्चों कि जो पारा है वो 35 डिग्री सेल्सियस से नीचे आया है कि नहीं। अब थर्मामीटर के बल्ब को ना अपने जीभ के नीचे रखना है बच्चों, जैसे डॉक्टर रखवाते हैं। इसके बाद 1 मिनट के पश्चात थर्मामीटर को बाहर निकालना है। उसके पाठ्यांक को नोट कर लेना है बच्चों कि कितना वो फिर दिखाया। ये आपके शरीर का तापमान है, जो आप देखेंगे वो आपके शरीर का तापमान होगा। ताप को सदैव इसके मात्रक डिग्री सेल्सियस के साथ ही व्यक्त करना चाहिए, मीन्स दिखाना चाहिए। जैसे आपका शरीर का तापमान 37 डिग्री सेल्सियस 37 आया बच्चों, तो इसको 37 डिग्री और साथ में सेल्सियस को ऐसे करके जरूर लिखें। ये मात्रक हो गया बच्चों। आपने अपने शरीर का ताप कितना नोट किया? मानव शरीर का सामान्य तापमान 37 डिग्री सेल्सियस है। अब मनुष्य के शरीर का जो सामान्य, जो हमेशा तापमान बना हुआ होता है बच्चों, वो 30 डिग्री सेल्सियस होता है। ध्यान दीजिए कि तापमान को इसके मात्रक के साथ व्यक्त किया गया है। ध्यान देना है कि इसके मात्रक के साथ व्यक्त किया गया है कि नहीं, मतलब डिग्री सेल्सियस के साथ। पहेली ने अपने शरीर का ताप मापा, वह चिंतित हो गई क्योंकि यह ठीक 30 डिग्री सेल्सियस नहीं था। अब पहेली जो थी बच्चों, उसने अपने शरीर का तापमान को मापा, लेकिन ठीक 30 डिग्री सेल्सियस उसका तापमान शरीर का नहीं था बच्चों। इससे वो चिंतित हो गई। आइए पहेली को विश्वास दिलाएं कि उसके साथ कोई समस्या नहीं है। अब पहेली को विश्वास दिलाना है बच्चों, क्योंकि वो चिंतित हो गई है कि उसका शरीर का जो तापमान है 37 डिग्री सेल्सियस नहीं है, 37 डिग्री सेल्सियस नहीं है। चलिए इनको आपको विश्वास दिलाना है कि कोई दिक्कत नहीं है। तो क्रियाकलाप 4.3 में एक क्रियाकलाप करा गया बच्चों। डॉक्टरी थर्मामीटर की सहायता से आपने कुछ मित्रों को, कम से कम 10 मित्रों को के जो शरीर का तापमान है उसको मापना है बच्चों। अपने प्रेक्षणों को सारणी 4.2 में अंकित करना है, लिखना है। डॉक्टरी थर्मामीटर उपयोग करने के लिए आवश्यक सावधानियां। अगर आपके पास डॉक्टरी थर्मामीटर है और आप मापना चाहते हैं बच्चों अपना शरीर का तापमान, तो उससे पहले कुछ सावधानियां रखनी होती है। क्या सावधानियां रखनी होती हैं? तो थर्मामीटर को उपयोग करने से पहले, उपयोग के पश्चात, मतलब उपयोग करने से पहले और उपयोग करने के बाद धोने के लिए एंटीसेप्टिक घोल का उपयोग करना होता है बच्चों। एंटीसेप्टिक एक घोल होता है जो रोगाणु मुक्त घोल होता है, उसमें धो लेना चाहिए। सुनिश्चित करना है कि उपयोग से पहले पारे का तल 35 डिग्री सेल्सियस से नीचे हो। मतलब आपको सुनिश्चित कर लेना है मापने से पहले कि जो थर्मामीटर का जो तापमान है वो 35 डिग्री सेल्सियस से नीचे होना चाहिए, तभी मापिए। थर्मामीटर को पढ़ते समय पारे का तल दृष्टि रेखा की सीध में होना चाहिए बच्चों। फोर्थ पॉइंट है आपका, थर्मामीटर का सावधानी पूर्वक उपयोग कीजिए
किसी कठोर मजबूत वस्तु से टकराने पे टूट सकता है बच्चों, क्योंकि ये कांच का बना होता है, आपको पता ही होगा। थर्मामीटर का उपयोग करते समय इसे बल्ब से नहीं पकड़ना चाहिए। मीन्स आपको इस वाले हिस्से पे हाथ नहीं लगाने हैं, आपको इधर पकड़ना होता है बच्चों। डॉक्टरी थर्मामीटर को पढ़ने की सही विधि ये होती है बच्चों, आप चित्र में देख सकते हैं। जो इधर जो बल्ब पॉइंट लगा है, इधर आपको नहीं छूना होता है। कुछ विद्यार्थियों के शरीर का ताप आप यहाँ पे माप सकते हैं बच्चों। क्या प्रत्येक विद्यार्थी के शरीर का तापमान 30 डिग्री सेल्सियस है, 37 डिग्री सेल्सियस है? यह आवश्यक नहीं है कि प्रत्येक व्यक्ति का सामान्य 37 डिग्री सेल्सियस हो। यह कुछ अधिक अथवा कुछ कम भी हो सकता है। वास्तव में इसे हम सामान्य तापमान, नॉर्मल टेम्परेचर कहते हैं। थोड़ा बहुत हो सकता है बच्चों, अधिक या फिर कम भी हो सकता है। वह स्वस्थ व्यक्तियों के विशाल समूह के शरीर का औसत ताप होता है बच्चों, एवरेज टेम्परेचर होता है। अब बूझो के दिमाग में एक नटखट सा विचार आ गया बच्चों। वह डॉक्टरी थर्मामीटर से गर्म दूध का तापमान मापना चाहता है। पहेली ने उसको ऐसा करने से रोक दिया बच्चों। क्यों रोका होगा, आप सोचिए और बताइए। अब यहाँ पे एक चेतावनी है बच्चों कि डॉक्टरी थर्मामीटर का उपयोग मानव शरीर को ताप को मापने को छोड़ करके किसी अन्य वस्तु का तापमान मापने के लिए नहीं बनाया गया है बच्चों। ऐसा कभी मत कीजिए। थर्मामीटर को धूप तथा आग के पास रखने से बचाना है बच्चों। ऐसा करने से यह टूट सकता है, खराब हो सकता है। डॉक्टरी थर्मामीटर को केवल मानव शरीर का तापमान मापने के लिए ही डिजाइन करा गया है बच्चों। इसे ऐसा बनाया गया है। मानव शरीर का तापमान सामान्यतः 35 डिग्री सेल्सियस से कम तथा 42 डिग्री सेल्सियस से अधिक नहीं होता। अगर 42 डिग्री सेल्सियस से अधिक होता है बच्चों तो उससे बुखार लगना कह सकते हो आप। यही कारण है कि इस थर्मामीटर का परिसर 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस तक ही है। अब आप यहाँ पे कैसे देख सकते हैं बच्चों। आइए अब देखिए इस तापमापी का उपयोग कैसे करा जाता है। अब यहाँ पे देख सकते हैं प्रयोगशाला तापमापी द्वारा जल के ताप का मापन। ये प्रयोगशाला के जो तापमापी यंत्र है बच्चों, उससे मापा जा रहा है। किसी बीकर, हाँ ये आप बड़े से इमेज में देख सकते हैं बच्चों। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। किसी बीकर अथवा मग में नल का थोड़ा सा जल ले लीजिए। तापमापी के जल को इस प्रकार डुबोना है कि उसके बल्ब तो जल में डूबा रहे, लेकिन वह बर्तन की तली अथवा दीवारों से स्पर्श छुए ना। तापमापी को जल में ऊर्ध्वाधर रखते हुए, मतलब वर्टिकल फॉर्म में रखना है बच्चों। बेसिकली वर्टिकल फॉर्म इस तरीके से होता है, ऊर्ध्वाधर, और एक क्षैतिज होता है बच्चों इस तरीके से, जिसे हॉरिजॉन्टल फॉर्म भी कहा जाता है। इसमें पारे के तल की गति को देखिए, तब तक प्रतीक्षा कीजिए, इंतजार करना है बच्चों जब तक कि नली के पारे का तल स्थिर न हो जाए। तापमापी का पाठ्यांक नोट कीजिए। यह इस समय जल का ताप है। कक्षा में विभिन्न विद्यार्थियों द्वारा मापे गए जल की तापों की तुलना करना है बच्चों। मापों में कुछ भिन्नताएं मिलेंगी बच्चों। संभव कारणों पर चर्चा कीजिए कि आखिर वो भिन्नताएं क्यों आई। आगे बढ़ते हैं बच्चों। प्रयोगशाला तापमापी का उपयोग करते समय डॉक्टरी थर्मामीटर का पाठ्यांक लेते समय बरती जाने वाली सभी सावधानियों के अतिरिक्त निम्नलिखित सावधानियां और भी रखनी चाहिए बच्चों। और क्या अधिक सावधानियां रखनी चाहिए वो चीज़ देखें कि तापमापी को ऊर्ध्वाधर रखना चाहिए, वर्टिकल फॉर्म में रखना चाहिए, तिरछा नहीं रखना चाहिए, तथा तापमापी के बल्ब चारों ओर से उस पदार्थ से घिरा होना चाहिए जिसका ताप मापना है। बल्ब जो फॉर्म में होता है, जो ये थर्मामीटर है बच्चों, इसके नीचे जो बल्ब लगा हुआ होता है सिल्वर कलर का, उसको दीवारों से छूना नहीं कर चाहिए, मतलब टच नहीं करवा देना है। आपको सावधानी से मापने हैं। बूझो के मन में अब एक बूझो को अब समझ में आ गया है कि उच्च तापों को मापने के लिए डॉक्टरी थर्मामीटर का उपयोग क्यों नहीं करना चाहिए। लेकिन अब वह इस उलझन में है बच्चों की क्या प्रयोगशाला तापमापी द्वारा उसके शरीर का ताप मापा जा सकता है। अब इसके मन में दूसरे प्रश्न और आ गए बच्चों की क्या
जो प्रयोगशाला में हम लोग तापमापी का इस्तेमाल कर रहे हैं उसका इस्तेमाल अपने शरीर का तापमान मापने के लिए कर सकते हैं या नहीं? आइए देखते हैं। आप प्रयोगशाला तापमापी को अपने शरीर का ताप मापने के लिए उपयोग कर सकते हैं। स्पष्ट है कि प्रयोगशाला तापमापी का उपयोग इस प्रयोजन के लिए सुविधाजनक नहीं है। डॉक्टरी थर्मामीटर को मुंह से बाहर निकाल लेने पर पारे का तल नीचे या ऊपर क्यों नहीं जाता? किसी डॉक्टरी थर्मामीटर का फिर से परीक्षण करना है। क्या आप बल्ब के पास कोई विभंग किंग देखते हैं? डॉक्टरी थर्मामीटर में एक विभंग होता है बच्चों, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। विभंग का क्या लाभ है? यह पारे के तल को अपने आप नीचे गिरने से रोकता है। बुझो यह जानने के लिए उत्सुक है कि जब तापमापी का बल्ब किसी वस्तु के संपर्क में आता है तो पारे का तल में परिवर्तन क्यों होता है? तापमापी के पारे का प्रयोग विषय एक अनेक चिंताएं हैं। पारा एक विषाक्त पदार्थ है और यदि तापमापी टूट जाए तो इसका निपटान अत्यंत कठिन है। आजकल अंकित तापमापी डिजिटल थर्मामीटर उपलब्ध है जिनमें पारे का उपयोग नहीं किया जाता है। अब के जो थर्मामीटर आते हैं बच्चों ये डिजिटल है, इनमें पारा नहीं आता है, पारे का फॉर्म नहीं भरा जाता है इसमें। अब यहाँ क्रियाकलाप 4 में कुछ करा जा रहा है बच्चों, इसे देखते हैं। किसी बीकर या मग में थोड़ा गर्म जल लेना है। तापमापी को बल्ब में जल में डुबाएं। पारे के तल को स्थिर होने तक प्रतीक्षा करना, इंतजार करना है बच्चों। जब पारे का तल स्थिर हो जाए तो आप नोट कीजिए कि अब तापमापी को जल से बाहर निकालिए। ध्यानपूर्वक देखिए कि अब क्या होता है। आप क्या देखते हैं? जैसे ही तापमापी को जल से बाहर निकालते हैं पारे का तल गिरने लगता है। इसका अर्थ है कि किसी प्रयोगशाला तापमापी द्वारा ताप का पाठ्यांक तभी नोट करना है जब उसका बल्ब जल या वस्तु में रखी है, तभी नोट करना है। जिसका ताप मापना है उसमें याद कीजिए कि अपने शरीर का ताप मापते समय आपको पाठ्यांक नोट करने के लिए थर्मामीटर को मुंह से बाहर निकालना पड़ता है। क्या तब आप प्रयोगशाला तापमापी को शरीर का ताप मापने के लिए उपयोग कर सकते हैं? स्पष्ट है कि प्रयोगशाला तापमापी का उपयोग इस प्रयोजन के लिए सुविधाजनक नहीं होता। बेसिकली सुविधाजनक नहीं होता बच्चों, इसलिए हम लोग नहीं मापा करते हैं प्रयोगशाला वाले तापमापी से। अब ऊष्मा का स्थानांतरण पढ़ने वाले हैं बच्चों। बेसिकली ऊष्मा का स्थानांतरण का मतलब ये होता है कि गर्मी का एक जगह से दूसरे जगह स्थानांतरित हो जाना, मीन्स चले जाना। ऊष्मा का एक छोर से दूसरे छोर तक चले जाना या एक जगह से दूसरे जगह तक स्थानांतरित होना, अपने जगह को बदल देना। संभवतः आपने देखा होगा कि जब किसी बर्तन को ज्वाला पर रखते हैं, आग पर रखते हैं तो वह तप्त हो जाता है, तपता है बच्चों। इसका क्या कारण है, क्यों तपता है? ऊष्मा ज्वाला की बर्तन की ओर चली जाती है, इसलिए बर्तन को ज्वाला से हटा लेते हैं तो यह धीरे धीरे ठंडा हो जाता है। यह ठंडा क्यों हो जाता है? ऊष्मा बर्तन में परिवर्ष की ओर स्थानांतरित हो जाती है। इस प्रकार आप समझ सकते हैं कि दोनों स्थितियों में ऊष्मा गर्म वस्तु से ठंडी वस्तुओं की ओर प्रवाहित होती है। तो बेसिकली ऊष्मा जो होती है बच्चों, गर्म जो होती है वो गर्मी से ठंडी की ओर बहने लगती है। एक तरीके से आप कह सकते हैं स्थानांतरित होने लगती है। वास्तव में ऊष्मा गर्मी जो होती है सदैव गर्म वस्तु की अपेक्षाकृत ठंडी वस्तुओं की ओर प्रवाहित होती है। हमेशा गर्म वस्तु से ठंडी की ओर प्रवाहित होती है बच्चों। तो ये स्थानांतरित होने लगती है, बेसिकली इसी को बोला जाता है। पहले जानना चाहते हैं कि क्या यह अर्थ है कि यदि दो वस्तुओं का तापमान समान हो तो ऊष्मा स्थानांतरित नहीं होगी? पहली अब जानना चाहती हैं बच्चों। अभी जैसे हम लोगों ने पढ़ा कि जो ऊष्मा होता है वह गर्मी से ठंडी की ओर स्थानांतरित होती है। अब पहली के मन में प्रश्न ये आया कि बच्चों कि अगर यहाँ भी कोई समान ऊष्मा है और यहाँ भी समान ऊष्मा है
तब क्या यह ऊष्मा स्थानांतरित होगी या नहीं, ये जानना चाहती है। तो ऊष्मा किस प्रकार स्थानांतरित होती है, आइए इसकी खोज करें। एल्यूमिनियम या लोहे जैसे किसी धातु या छड़ की अथवा चपटी पट्टी लेना है जो छड़ पर मोम के छोटे छोटे टुकड़े को चिपकाना है। ये टुकड़े लगभग समान दूरी पर होने चाहिए। छड़ के एक सिरे पर एक प्रयोगशाला स्टैंड पर कसिए। यदि आपको स्टैंड न मिले तो आप छड़ के एक सिरे से ईंटों के बीच में दबाकर रख सकते हैं। अब छड़ के दूसरे सिरे को गर्म कीजिए और ध्यानपूर्वक देखना है बच्चों। अब देखना है, ध्यानपूर्वक अवलोकन करता है। मोम के टुकड़ों का क्या होता है, क्या ये टुकड़े गिरना आरंभ कर देते हैं, कौन सा टुकड़ा सबसे पहले गिरा। आप इस तरीके से कर सकते हैं बच्चों। यहाँ पे गर्म करने हैं मोम का टुकड़ा अलग अलग चिपका करके आप इसे स्टैंड करके यहाँ पे लगाएंगे। जैसे जैसे ये गर्म होगा बच्चों ऊष्मा आगे बढ़ती जाएगी, यहाँ आएगी तो यहाँ का मोम गिरेगा, फिर स्थानांतरित होकर यहाँ ऊष्मा आएगी, फिर यहाँ का मोम गिरेगा, फिर यहाँ का, फिर यहाँ का और यहाँ का। मतलब ऊष्मा स्थानांतरित होती है बच्चों ठंडे वस्तुओं की ओर, ठंडी चीजों की ओर गिरता है। क्या आप सोचते हैं कि ऊष्मा ज्वाला के सबसे निकट के सिरे से दूसरे सिरे की ओर स्थानांतरित होती है? वह प्रक्रम जिसमें ऊष्मा किसी वस्तु के गर्म सिरे से ठंडे सिरे की ओर स्थानांतरित होती है चालन कहलाता है बच्चों। इसको याद रखिएगा आप कि वह प्रक्रम, वह प्रोसेस जिसमें जो ऊष्मा होती है वो वस्तु के गर्म सिरे से ठंडे सिरे की ओर चलती जाती है बच्चों, तो इसे चालन कहलाता है। ठोसों में ऊष्मा जो होती है, ठोस पदार्थों में ऊष्मा प्रायः चालन के प्रक्रम द्वारा स्थानांतरित होती है। तो ठोस में ऐसा ही होता है बच्चों। क्या सभी पदार्थों में ऊष्मा का चालन आसानी से हो जाता है? क्या आपने अवश्य देखा होगा कि खाना पकाने के लिए उपयोग किए जाने वाले धातु के बर्तन प्लास्टिक या लकड़ी के हत्थी में लगी होती है। क्या आप किसी तप्त बर्तन की हथेली को पकड़कर बिना हाथ जलाए उठा सकते हैं? नहीं बच्चों, ऐसा आप नहीं कर सकते। आगे बढ़ते हैं क्रियाकलाप 4.7 में क्या बताया गया। किसी छोटे बर्तन या बीकर में गर्म पानी लीजिए। कुछ वस्तुएं जैसे इस्पात, स्टील जिन्हें कहा जाता है, कि चम्मच, प्लास्टिक का स्केल, पेंसिल, विभाजनी डिवाइडर एकत्र करना है बच्चों। इन सारी वस्तुओं को एक सिरे को गर्म पानी में डुबोइए। कुछ देर प्रतीक्षा करने के पश्चात दूसरे सिरे पर छूकर देखिए। क्या आपने परीक्षणों से सारणी 4.3 में लिखना है बच्चों। तो स्टील की चम्मच लेना है बच्चों, ये धातु है या नहीं, आपको यहाँ पे लिखना है कि पदार्थ किस वस्तु से बना है, दूसरा सिरा गर्म हो रहा है या नहीं। तो अलग अलग चीजें लेना है बच्चों, आप यहाँ पे नाम लिख सकते हैं और उनको बता सकते हैं वे धातु है कि नहीं है। इसके बाद आपको बताना है कि उसका दूसरा सिरा गर्म हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जो पदार्थ अपने से होकर ऊष्मा को आसानी से जाने देते हैं उन्हें ऊष्मा का चालक कहते हैं बच्चों। तो आप देख सकते हैं कि वैसे पदार्थ जो ऊष्मा को आसानी से जाने देते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान पर, तब उसको चालक कहते हैं बच्चों, ऊष्मा का चालक कहते हैं। उदाहरण के तौर पर एल्यूमिनियम या फिर आयरन, लोहा तथा कॉपर जो होता है वह अपने से होकर ऊष्मा को आसानी से बहने देता है, स्थान चेंज करने देता है। इसलिए जो पदार्थ अपने होकर ऊष्मा को आसानी से नहीं जाने देते ऊष्मा का कुछ चालक कहते हैं। हाँ, यहाँ पे आपको ध्यान देना है बच्चों कि वैसे पदार्थ, वैसे चीज जो ऊष्मा को आसानी से स्थानांतरित नहीं होने देते, एक जगह से दूसरे जगह नहीं स्थानांतरित करने देते, उन्हें कुचालक कहते हैं बच्चों। जैसे कि प्लास्टिक आप कह सकते हैं। प्लास्टिक आप इस छोर पे गर्म करिएगा तो यहीं का वो डिस्ट्रॉय होगा, नुकसान होगा बच्चों, इधर गर्म नहीं होता है। आगे बढ़ते हैं बच्चों। लेने के लिए आ जाता है, फिर यह जल भी गर्म होकर ऊपर उठता है तथा आसपास से जल फिर इसके स्थान पर आ जाता है। आप यहाँ पे उदाहरण देख सकते हैं विभिन्न पदार्थों में ऊष्मा का चालन बच्चों। अलग अलग एग्जाम्पल्स के माध्यम से आप देख सकते हैं। जैसे प्लास्टिक, लकड़ी, कुचाल को ऊष्मारोधी भी कहते हैं बच्चों। अभी अभी हमने देखा था कि वैसे पदार्थ जिनमें ऊष्मा का स्थानांतरण नहीं होता वे कुचालक कहते हैं, और कुचालक को ऊष्मारोधी भी कहा जाता है। ऊष्मा मीन्स गर्मी, रोधी मतलब
विरोध करता हो स्थानांतरित होने से, तो उष्मारोधी भी कहेंगे। जल तथा वायु उष्मा के कुछ अलग हैं। जल, पानी तथा हवा जो होता है बच्चों, उष्मा के कुछ अलग है। मतलब हवा गर्मी को पास नहीं होने देते बच्चों, अपने अपने में उन्हें पास नहीं होने देते, हस्तांतरित नहीं होने देते। पदार्थों में ऊष्मा स्थानांतरण कैसे होता है, आइए पता लगाएं। क्रियाकलाप 4.8 इससे आप पता लगा सकते हैं बच्चों। आगे बढ़ते हैं बच्चों, यहाँ पे आप इस क्रियाकलाप को आप पढ़ लीजिएगा। मैं मेन पॉइंट को बताता हूँ बच्चों। बेसिकली क्रियाकलाप 4.8 को ही स्टार्ट करता हूँ। गोल पेंदे का फ्लास्क लेना है बच्चों, इस तरीके से गोल पेंदे वाला फ्लास्क लेना है। यदि फ्लास्क उपलब्ध ना हो तो बीकर भी ले सकते हैं। इसे जल को 2/3 भाग में भर देना है बच्चों। इसको किसी तिपाई पर रख करके अथवा प्लास्टिक को रखने का ऐसा प्रबंध कीजिए जिसमें कि आप इसके नीचे एक मोमबत्ती रखकर इसे गर्म कर सकें। ऐसा उपाय बना लेना है बच्चों। फ्लास्क के जल में स्थिर होने की प्रतीक्षा कीजिए। स्ट्रो की सहायता से फ्लास्क के पेंदे पर पोटेशियम परमैंगनेट का एक क्रिस्टल धीरे से रखिए। अब क्रिस्टल को नीचे मोमबत्ती जलाकर जल को गर्म करना है बच्चों। अपने प्रेक्षण को नोटबुक में लिखना है। कुछ आप देख रहे हैं उसका चित्र भी बनाइए। जब जल को गर्म करते हैं तो ज्वाला के पास का जल गर्म हो जाता है। गर्म जल ऊपर उठता है तथा गर्म जल आसपास ठंडा जल उसका स्थान लेने के लिए आ जाता है। फिर यह जल गर्म ऊपर उठता है तथा आसपास से जल फिर इसके स्थान पर आ जाता है। इस प्रक्रिया तब तक चलती रहती है जब तक कि सारा जल गर्म ना हो। ऊष्मा स्थानांतरण की इस विधि को संवहन कहते हैं बच्चों। तो ऊष्मा स्थानांतरण की इस विधि को संवहन कहते हैं बच्चों। आगे बढ़ते हैं। जल में ऊष्मा का संवहन, तो जितना भाग जल गर्म होगा वो ऊपर उठेगा बच्चों और उनके जगह पर ठंडे वाले पानी जो है जगह ले लेंगे। फिर वे गर्म हो गए, फिर वाष्प बनेंगे, ऊष्मा बनेंगे। तो इस तरीके से इस प्रोसेस को जल का ऊष्मा का संवहन कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। ऊष्मा, वायु में ऊष्मा का स्थानांतरण किस प्रकार होता है। अब हवा में कैसे आखिर ऊष्मा जो गर्मी होता है बच्चों उसका स्थानांतरण किस प्रकार होता है। धुआं किस दिशा में जाती है। ऊष्मा स्रोत के पास वायु गर्म होकर ऊपर उठ जाती है। इस प्रकार यह वायु भी गर्म हो जाती है और यह प्रक्रिया चलती रहती है। क्रियाकलाप 4.9 में आप इस पर विचार कर पुष्टि कर सकते हैं बच्चों। एक मोमबत्ती जलाना है। अपने हाथ की ज्वाला के ऊपर तथा दूसरे हाथ को ज्वाला के पार्श्व में रखिए। क्या आपके हाथ दोनों समान गर्मी का अनुभव करते हैं? यदि नहीं तो कौन सा अधिक गर्म अनुभव करता है, ऐसा क्यों? मतलब एक तरीके से पार्श्व में रखना है हाथ को, मीन्स बगल में, और दूसरे को ऊपर से रखना है बच्चों। कौन से हाथ में आपको ज्यादा गर्मी महसूस होता है? वायु में ऊष्मा का स्थानांतरण संवहन द्वारा होता है। सावधान, अपने हाथों को ज्वाला से सुरक्षित दूरी पर रखना है बच्चों। ऐसे नहीं रखना है कि आप जला लें। ध्यान दीजिए, ऊपर की वायु को संवहन द्वारा गर्म होती है, इसलिए ज्वाला से ऊपर का हाथ गर्मी अनुभव करता है तथा पार्श्व हाथ वायु संवहन द्वारा गर्म नहीं हो पाती, इसलिए वायु लौ के ऊपर की वायु जैसे गर्म नहीं लगती। मतलब ये वाला हाथ आपको ज़्यादा गर्मी महसूस करेगा बच्चों, क्योंकि ये संवहन द्वारा गर्म हो रहा है और ये हवा के द्वारा। तटीय क्षेत्रों में रहने वाले लोग एक मनोरंजक परिघटना का अनुभव करते हैं दिन के समय। अब जो तटीय क्षेत्र में रहते हैं बच्चों, अब एक मनोरंजन परिघटना उनके साथ हो जाती है। घटना का अनुभव करते हैं, महसूस करते हैं कि दिन के समय जो धरती होती है जल की अपेक्षा शीघ्र गर्म हो जाता है बच्चों। स्थल के ऊपर वायु गर्म होकर ऊपर उठती है। इसका स्थान लेने के लिए समुद्र की ओर से ठंडी वायु स्थल की ओर बहती है। चक्र को पूरा करने के लिए स्थल से गर्म वायु समुद्र की ओर बह जाती है। तो समुद्र की ओर से आने वाली वायु समुद्र समीर कहलाती है बच्चों। जो समुद्र की ओर से आने वाली ठंडी वायु होती है वो समुद्र समीर कहलाती है। बेसिकली समुद्र हो गया बच्चों, समीर मीन्स वायु या हवा।
समीर की ठंडी वायु का लाभ उठाने के लिए तटीय क्षेत्रों के भवनों में खिड़कियां समुद्र की ओर बनाई जाती है। रात्रि में यह प्रक्रम ठीक विपरीत हो जाता है। समुद्र का जल स्थल की अपेक्षा अधिक गति से ठंडा होता है, इसलिए स्थल की ओर से ठंडी वायु समुद्र की ओर बहती है। आप यहाँ पे देख सकते हैं बच्चों, इसको सी ब्रिज और लैंड ब्रिज के नाम से भी जाना जाता है। ये सी ब्रिज कहलाता है अंग्रेजी में बच्चों, इंग्लिश वाले, और ये लैंड ब्रिज कहलाता है बेसिकली। तो आप इसे थोड़ा याद रखिएगा। हाँ, लैंड से, भूमि से जो समुद्र की ओर वायु जाती है उन्हें लैंड ब्रिज बोला जाता है बच्चों। और ये समीर सी ब्रिज कहलाता है। जब समुद्र की हवा गर्मियों समुद्र की हवा जब लैंड की ओर बहती है। आप इस तरीके से चक्रण को देख सकते हैं बच्चों, समुद्र समीर तथा थल समीर, लैंड ब्रिज और सी ब्रिज यही कहलाता है। इसको थल समीर कहते हैं बच्चों, समुद्र समीर और थल समीर कहलाती है। इस परिघटना को दर्शाता है। जब हम धूप में खड़े होते हैं तो हम गर्माहट का अनुभव करते हैं। आप सभी ने करा होगा, सूर्य से हम तक ऊष्मा कैसे पहुंच रही है। यह चालन तथा संवहन द्वारा हम तक नहीं पहुंच सकती, क्योंकि इन दोनों प्रक्रियाओं में ऊष्मा का स्थानांतरण का माध्यम आवश्यक है। चूंकि पृथ्वी तथा सूर्य के बीच में अधिकांश स्थान में कोई माध्यम जैसे कि वायु नहीं है, अतः सूर्य से हम तक ऊष्मा एक अन्य प्रक्रम द्वारा आती है बच्चों, जिन्हें विकिरण कहते हैं। विकिरण द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण में किसी माध्यम जैसे वायु अथवा जल की आवश्यकता नहीं होती है बच्चों। विकिरण द्वारा जो प्रोसेस होता है, इसमें वायु, हवा तथा जल की आवश्यकता नहीं होती है। माध्यम कुछ विद्यमान हो या न हो, विकिरण द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण हो सकता है। जब हम किसी ताप हीटर के सामने बैठते हैं तो इस प्रक्रम द्वारा ऊष्मा प्राप्त होती है। ज्वाला से हटाकर रखा कोई गर्म बर्तन ठंडा होते समय अपनी कुछ ऊष्मा को विकिरण द्वारा परिवेश में स्थानांतरित कर देता है बच्चों। जैसे कोई बर्तन गर्म करके हम लोग वापिस उसे खुले हवा में छोड़ देते हैं, रख देते हैं, तो विकिरण द्वारा अपनी ऊष्मा को खो देता है बच्चों और ठंडा हो जाता है। सभी जितने भी गर्म पिंड है बच्चों, प्लेनेट है, बेसिकली विकिरण करते हैं। जब ये ऊष्मा विकिरण किसी अन्य वस्तु से टकराते हैं तो इनका कुछ भाग परावर्तित हो जाता है, कुछ भाग अवशोषित हो जाता है बच्चों, कुछ भाग परागत हो सकता है। ऊष्मा के अवशोषित भाग के कारण वस्तु का तापमान बढ़ जाता है। धूप में बाहर जाते समय आपको छाते का उपयोग करने का परामर्श क्यों दिया जाता है, सोच करके बताना बच्चों। आपको टीन के एक जैसे दो डिब्बे लेना है। इनमें से एक बाहरी पृष्ठ को काला तथा दूसरी बाहरी पृष्ठ को सफेद श्वेत पेंट कर देना है बच्चों। दोनों डिब्बों को बराबर मात्रा में जल भरना तथा दोपहर के समय लगभग 1 घंटे धूप में रख देना है बच्चों। दोनों डिब्बों में भरे जल का तापमान मापना है। क्या आप दोनों ताप में कुछ अंतर पाते हैं बच्चों? दोनों डिब्बों में बेसिकली काले तथा सफेद पृष्ठ के दो जो बर्तन हैं, किसका जल अधिक गर्म है? केवल जल को छूकर भी आप दोनों के तापमान में अंतर अनुभव कर सकते हैं। एक काले रंग के बर्तन में लेना है बच्चों और दूसरे सफेद वाले बर्तन में लेना है। इनका पृष्ठ एक का काला एक का सफेद होना चाहिए बच्चों। और इस तरीके से आप इन क्रियाकलाप को करेंगे। बेसिकली यहाँ बताने की कोशिश किया जाता है बच्चों कि जो ब्लैक काला कलर होता है वह सूर्य की ऊष्मा को या फिर गर्मी को ज़्यादा अवशोषित करती है, और सफ़ेद कलर की कोई भी चीज़ ऊष्मा को अवशोषित नहीं करती है। क्रियाकलाप 4.11 में बताया जा रहा है बच्चों कि क्रियाकलाप 4.10 में उपयोग किए गए दोनों डिब्बे लीजिए। इन दोनों को समान मात्रा में समान ताप लगभग 60 डिग्री सेल्सियस को गर्म जल भरिए। दोनों डिब्बों को किसी कमरे अथवा छाया में रखिए। 10-15 मिनट के पश्चात प्रत्येक डिब्बे में जल का तापमान ज्ञात करना, पता करना बच्चों। क्या दोनों डिब्बों में जल का सब तापमान समान दर से कम हुआ है?
क्या इन क्रियाकलापों से आप यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि गर्मियों में सफेद तथा हल्के रंग के वस्त्र तथा सर्दियों में हल्के रंग के वस्त्र पहनना अधिक आरामदायक होता है? गहरे रंग के पृष्ठ अपेक्षाकृत अधिक ऊष्मा अवशोषित करते हैं। वही बताया गया बच्चों की जो गहरे रंग के जो कलर के जो भी पृष्ठ होते हैं वे ज़्यादा ऊष्मा को अपने अंदर सोखते हैं बच्चों। तो यहाँ पे गहरे रंग कहने का मतलब काली रंग को आप देख सकते हैं। इसलिए सर्दियों में गहरे रंग के वस्त्र हमें पहनना चाहिए। सुखद लगता है बच्चों, क्योंकि गहरे रंग पहनने से गर्मी अधिक अवशोषित होता है और हमारा कपड़ा गर्म रहता है, इससे बॉडी सही रहता है और हमें आरामदायक महसूस होता है। तो सर्दियों तथा गर्मियों में हमारे पहनने के वस्त्र के प्रकार में डिफरेंस बताया जा रहा है बच्चों कि आखिर सर्दियों में हम लोग गहरे रंग के कपड़े पहनते हैं और गर्मियों में हल्के रंग के कपड़े पहनते हैं, ताकि कम से कम गर्मी सोखे। आगे बढ़ते हैं बच्चों। हम अपने घरों में ठंडा या गर्म रखने के लिए कोयला, लकड़ी, ईंधन, विद्युत का उपयोग करते हैं। ऐसे भवन बनाना संभव है जिन पर बाहर की गर्मी या सर्दी का कोई प्रभाव न पड़े। भवन का बाहरी दीवार को यदि ऐसा बनाया जाए कि उसके बीच की वायु की एक परत बंद हो जाए तो ऐसा संभव किया जा सकता है। ऐसा संभव की एक विधि है कि भवन निर्माण में खोखली ईंटों का उपयोग किया जाए, जो कि आजकल उपलब्ध भी है बच्चों। भाग में परिवर्तित कर देते हैं, इसलिए गर्मियों में हम हल्के रंग के अधिक आरामदायक लगते हैं। तो बेसिकली वही बताया गया बच्चों, आप समझ सकते हैं। इसमें ज़्यादा और कुछ भी नहीं है। सर्दियों में ऊनी वस्त्र हमें उष्ण बनाए रखते हैं। मतलब सर्दियों में जो ऊनी वस्त्र होते हैं बच्चों, उष्ण बनाए रहते हैं, मतलब ज़्यादा उष्मा अवशोषित करके रखते हैं, इससे हमें आरामदायक महसूस होता है। सर्दियों में हम ऊनी वस्त्र पहनते हैं, ऊन ऊष्मा रोधी है, उष्मा को बाहर नहीं निकलने देता है बच्चों, और इससे हमारा शरीर गर्म रहता है। वायु फंसी ट्रैप रहती है। वायु हमारे शरीर की ऊष्मा को ठंडे परिवेश की ओर विकिरण होने से रोकती है, अतः हमें उष्णता का अनुभव होता है। मान लीजिए कि सर्दियों में आपको एक मोटे कंबल अथवा एक के ऊपर एक दो जुड़े कंबलों में से एक का चुनाव करने का उपयोग करने की छूट दी जाए तो आप इसे किसे चुनेंगे? याद रखिए, दो कंबलों के बीच की वायु एक परत विद्यमान होती है। अब प्रमुख शब्द देखते हैं बच्चों। सेल्सियस स्केल, आप जानते ही हैं सेल्सियस स्केल मात्रक होता है तापमान को मापने का चालन। वैसे पदार्थ जिसमें से उष्मा आसानी से स्थानांतरित हो सके चालन कहलाती है, चालक कहलाती है, चालन। उसके बाद संवहन आप समझ ही चुके बच्चों, कुचालक भी समझ चुके जिससे उष्मा नहीं जाएगा। अधिकतम न्यूनतम तापमापी, उष्मारोधी आप समझ ही रहे हैं बच्चों, उष्मा को जो विरोध करता हो, स्थानांतरित होने से रोकता हो। थल समीर, वैसी वायु बच्चों जो आ, क्या कहते हैं, वैसी वायु बच्चों जो थल की ओर बहती है, समुद्र से थल की ओर, तो वो थल समीर कहलाती है। और वैसी वायु जो समुद्र की ओर बहती है बच्चों, समुद्र समीर कहलाती है, मतलब थल से समुद्र की ओर। विकिरण आप समझते हैं, विकिरण के प्रोसेस के द्वारा द्वारा सूर्य अपनी उष्मा को स्थानांतरित करते हैं धरती की ओर बच्चों। विकिरण एक खास प्रोसेस होता है। तापमान आप समझ ही रहे हैं, तापमापी एक यंत्र है बच्चों जिसमें थर्मामीटर भी आता है। अंकीय तापमापी, जिनमें अंक किया रहता है, अंकन किया रहता है बच्चों। पूर्तिरोधी, अब हम लोगों ने इस पूरे अध्याय को पढ़ा है, तो आपने क्या सीखा ये समरी पढ़ेंगे तो समरी से आपको क्लियर हो जाएगा बच्चों। पूरे पाठ का समरी अगर आप पढ़ ले तो इससे आपको पूरे चैप्टर का रिवीजन हो जाता है बच्चों। किसी वस्तु पर उष्णता की कोटि ज्ञात करने के लिए हम सदैव अपनी स्पर्श इंद्रियों पर विश्वास नहीं कर सकते। जब हम लोगों ने अध्याय को पढ़ा बच्चों तो हमने यह जाना कि किसी वस्तु को अगर उष्मा को की कोटि को ज्ञात करना है कि कितना वो गर्म है, तो हम अपने स्पर्श इंद्रियों जैसे कि हाथों पर विश्वास नहीं कर सकते हैं बच्चों, क्योंकि ये कंफ्यूज करता है। तापमान किसी वस्तु की उष्णता कोटि का माप है। तापमान, ताप जो होता है बच्चों, किसी वस्तु की उष्णता की
कोटि का माप है बच्चों, ये बेसिकली बताता है। तापमापी वह युक्ति है बच्चों, वह योजना है तापमापी, वैसा यंत्र है जिसके माध्यम से ताप को मापा जा सकता है कि वह कितना गर्म है या ठंडा। डॉक्टरी थर्मामीटर का उपयोग करने के लिए डॉक्टरी थर्मामीटर का उपयोग शरीर के मापन के लिए किया जाता है। इस थर्मामीटर का परिसर 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस होता है। अन्य प्रयोजन के लिए हम प्रयोगशाला तापमापी का उपयोग करते हैं। ध्यान रखें बच्चों, तापमापी का परिसर प्रायः 10 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस होता है, -10 डिग्री सेल्सियस। मानव शरीर का सामान्य तापमान 37 डिग्री सेल्सियस है बच्चों। तो इस तरीके से और भी सारे पॉइंट है बच्चों, चलिए देखते जाते हैं। उष्मा उच्च ताप के पिंड से निम्न ताप के पिंड की ओर स्थानांतरित होती है। आपको पता है उष्मा जो होती है मतलब कम गर्म से मतलब गर्मी से कम ठंडी की ओर प्रवाहित होती है, स्थानांतरित होती है। एक वस्तु से दूसरी वस्तु में उष्मा 3 प्रक्रियाओं द्वारा स्थानांतरित हो सकती है बच्चों, चालन के द्वारा, संवहन के द्वारा और विकिरण के द्वारा। ठोसों में प्रायः उष्मा चालन द्वारा स्थानांतरित होती है। द्रवों तथा गैसों में उष्मा संवहन द्वारा स्थानांतरित होती है बच्चों, और विकिरण द्वारा उष्मा का स्थानांतरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं है, बीच में कुछ होना नहीं भी होगा तब भी वह स्थानांतरित हो जाएगा बच्चों। जो पदार्थ अपने से होकर उष्मा को आसानी से प्रवाहित होने देते हैं, तो जो पदार्थ अपने उष्मा को आसानी से प्रवाहित होने देते हैं उन्हें उष्मा का चालक कहते हैं। अगला पॉइंट है, गहरे रंग की वस्तुओं हल्के रंग की वस्तुओं की अपेक्षा ज्यादा उष्मा की विकिरणों को अवशोषित करती है बच्चों। यही कारण है कि हम गर्मियों में हल्के रंग की वस्तुओं को पहनते हैं, अधिक आराम महसूस करते हैं या फिर पहनते हैं। गहरे रंग की वस्तुएं हल्के रंगों की वस्तुओं की अपेक्षा उष्मा विकिरणों को अच्छी अवशोषक होती है, यही कारण है। अगला है, सर्दियों में ऊनी वस्त्र हमें गर्म रखते हैं। इसका कारण यह है कि ऊन जो होता है उष्मारोधी होता है, इस उष्मा को बाहर आने से रोकता है बच्चों, गर्मी को बाहर आने से रोकता है और हमारा शरीर गर्म बना रहता है। इसके रेशे जो होते हैं बीच में वायु फंसी ट्रैप होती है, जिस वजह से उष्मा को रोक पाती है बच्चों। तो इस तरीके से आपका कक्षा 7 का विज्ञान विषय का ये चैप्टर नंबर 4 खत्म हुआ बच्चों। अगर आपको पसंद आया तो आप लाइक करें और इसी तरीके से नए वीडियो को आपको अगर देखने हैं तो आप इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। आप कमेंट करके बता सकते हैं बच्चों आपको और क्या क्या हमें करना चाहिए, आपको क्या समझ में आया नहीं आया, आप कमेंट में बता सकते हैं बच्चों। अगर आपको और भी डिटेल में पढ़ने हैं तो आप कमेंट में बोल सकते हैं बच्चों, और कौन से चैप्टर को मैं अगले वीडियो में लेकर आऊँ आप ये भी कमेंट कर सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले चैप्टर में।